Good morning, everyone. Today I'm going to start the topic preparation and standardization of potassium permanganate. और हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था कल ऑक्जेलिक एसिड। ठीक है, तो आज हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? पोटाशियम परमैंगनेट के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? पोटाशियम परमैंगनेट का यदि हमें 0.1 नॉर्मल या 0.1 मोलर का सॉल्यूशन बनाना रहेगा, सबसे पहले इसका क्या निकालेंगे? हम लोग मास निकाल लेंगे। यदि हमें प्रिपरेशन करना पड़ेगा 1 लीटर सॉल्यूशन में, तो हमें कितना डिजॉल्व करना पड़ेगा पोटाशियम परमैंगनेट। ठीक है, कितना हम लोग लेंगे वे करके, इसको पहले हम लोग क्या करेंगे? कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, तो हम लोग कैलकुलेशंस का देखेंगे। प्रिपेयर 0.1 नॉर्मल पोटाशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन। यदि हमें 0.1 नॉर्मल का पोटाशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन बना रहेगा, तो हम कितना ग्राम पोटाशियम परमैंगनेट को डिजॉल्व करेंगे 1000 ml डिस्टिल वाटर में। तो हम लोग सबसे पहले क्या निकालते हैं? नॉर्मलिटी निकालेंगे। नॉर्मलिटी कैसे करेंगे? हम लोग नॉर्मलिटी के थ्रू हम लोग मास को निकालते हैं। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना दिया हुआ है। पहले हम लोग लिख लेंगे n कितना दिया हुआ है, v कितना दिया है। n और v तो हमारा नोन है, 0.1 दिया हुआ है। ये कितना दिया? वॉल्यूम हमारा 1 लीटर के लिए हम बना रहे हैं, तो 1 लिख देंगे। सबसे पहले हम लोग क्या निकालते हैं? इक्विवेलेंट वेट निकालते हैं। इक्विवेलेंट वेट हम लोग कैसे निकालेंगे? इसमें मॉलिक्यूलर वेट बाय बेसिसिटी। अब देखो, हमने जो पढ़ाया, हमने बताया था कि यदि बेसिसिटी का बात करेंगे हम लोग, तो रिप्लेसेबल हाइड्रोजन की बात करते हैं। यहाँ तो रिप्लेसेबल हाइड्रोजन है ही नहीं। ठीक है, तो इस सब केस में क्या था ना, ऑलरेडी दिया रहता है, इसको हम लोग निकालते हैं पहले ही। ठीक है, बैलेंस के तो निकालते हैं। तो इसका क्या बेसिसिटी यहाँ पे हम लोग 5, एसिडिक मीडियम, हर मीडियम के लिए अलग अलग होता है। ठीक है, तो यदि हम एसिडिक मीडियम की बात करेंगे तो इसमें कितना आएगा? बेसिसिटी 5 आएगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे? इक्विवेलेंट वेट निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं? इक्विवेलेंट वेट इक्वल्स टू क्या? मॉलिक्यूलर वेट। मॉलिक्यूलर वेट हमारा कितना है? 158.034, तो 034 एंड इसको डिवाइड किससे करेंगे? 5 से। तो कितना आएगा हमारा? कितना आएगा? 32 ठीक है, तो मान लो हम लोग कर दिए इसको 3.21 ले लिए। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे इसका क्या हो गया? हमारा इक्विवेलेंट वेट निकल गया। ये क्या निकल गया? इक्विवेलेंट वेट निकल गया। एंड इसके बाद हम लोग क्या करेंगे? इसको नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट वेट निकालेंगे। ठीक है, तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालते हैं? मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय इक्विवेलेंट वेट। अब मास ऑफ सॉल्यूट हमारा अननोन है, मैं वही तो पता करना है ना, मास ऑफ सॉल्यूट पता करना है। तो क्या होगा? मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट। मान लो हमारा ये 32.1 है, तो इसको हमने ले लिया। ठीक, तो हम लोग देखेंगे ये क्या हो गया? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट वेट हो गया। ठीक है, अब हमें क्या निकाल? हम नॉर्मलिटी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? नॉर्मलिटी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट वेट डिवाइडेड बाय सॉल्यूशन। किस मिलना चाहिए हमें? लीटर में। तो हमारा ये ग्राम इक्विवेलेंट वेट हो गया। नॉर्मलिटी इक्वल्स टू ग्राम इक्विवेलेंट वेट, जो हम वॉल्यूम लेंगे इसमें लेंगे, लीटर में लेंगे। तो अब हम लोग नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट वेट की जगह पे इसको पुट कर सकते हैं, कर सकते हैं। और हमारा नॉर्मलिटी दिया हुआ है 0.1। ठीक है, वॉल्यूम में दिया हुआ है 1, तो हम लोग इसको लिख देंगे 0.1 इक्वल्स टू, इसके जगह पे हम लोग इसको लिख देंगे। ठीक है, मास ऑफ सॉल्यूट। और ये दोनों को हम लोग साथ लिख सकते हैं नीचे में, वॉल्यूम की जगह पे 1 लिख देंगे, मल्टीप्लाई। तो अब क्या करेंगे? ध्यान में ये निकालना रहेगा, तो इसको क्या करेंगे? इसको सबको इधर ले आएंगे, है ना, इधर ले आएंगे। अब हमने क्या किया? 0.1 मल्टीप्लाई 32.1 टू 1 इक्वल्स टू मास। कितना आएगा? 3.2 ग्राम
पर लीटर। यदि हमें जो है कि 1000 ml में बनाना पड़ेगा सॉल्यूशन पोटाशियम परमैंगनेट का, तो हम कितना डिजोल्व करेंगे पोटाशियम परमैंगनेट? 3.2 ग्राम। ठीक है, ये हमें आ गया। अब जितना भी हमें बनाना पड़ेगा, जितना भी सब्सटेंस पे बना, जैसे कि NOH के लिए बनाना हो गया, HCl के बनाना, ये तो हम लोग इसी तरह से निकालेंगे सारे का। क्या भी प्रिपरेशन करना पड़ेगा तो हम प्रिपेयर ऐसे ही करेंगे। यदि नॉर्मल लिखा रहेगा तो नॉर्मल वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, यदि मोलर लिखा रहेगा तो मोलरिटी वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। ये तो हमने किसका निकाला? 0.1 नॉर्मल का। यदि 0.1 नॉर्मल का 1000 ml में हमें सॉल्यूशन बनाना रहेगा तो हम कितना डिजोल्व करेंगे? 3.2 ग्राम। ठीक है, पोटाशियम परमैंगनेट। अब हम लोग बात करेंगे मोलर वाले के लिए। ठीक है, अब हम लोग प्रिपेयर करें 0.1 मोलर पोटाशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन। इसको भी हम लोग क्या करेंगे? मास ले लेंगे। मोलरिटी कितना दिया है? 0.1 मोल दिया हुआ है। मोलर मास कितना हो जाएगा इसका? 158.0.34 एंड वॉल्यूम हमारा 1 हो जाएगा। 1 लीटर के लिए बना रहे हैं तो हमारा इतना आंसर आएगा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 15.8 ग्राम। यदि हमें 0.1 मोलर के लिए बनाना रहेगा सॉल्यूशन तो हम लोग 15.8 ग्राम डिजोल्व करेंगे 1000 ml क्रिस्टल वाटर में। ठीक है, ये तो हमने प्रिपेयर कर लिया। अब इसके आगे हम लोग देखते हैं। प्रिपेयर एंड स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ पोटाशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन। ठीक है, तो पहले इसको प्रिपेयर करेंगे, देन इसका क्या करेंगे? स्टैंडर्डाइजेशन करेंगे। ठीक है, क्योंकि ऑक्जेलिक एसिड में हमने क्या किया था? स्टैंडर्डाइजेशन किया था, डायरेक्ट हमने प्रिपेयर करके यूज किया था, क्योंकि वो प्राइमरी स्टैंडर्ड का था। और ये क्या है? इसका स्ट्रेंथ में पता नहीं है, इसका स्ट्रेंथ हमें पता करना है। ठीक है, इसका प्रिंसिपल को देखेंगे। इन रिडॉक्स टाइट्रेशन स्ट्रेंथ ऑफ एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज एस्टिमेटेड बाय टाइट्रेटिंग इट विद अ रिड्यूसिंग एजेंट एंड वाइस वर्सा। यदि हमने रिडॉक्स टाइट्रेशन में, रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है? जब ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों साइमल्टेनियसली हो, ठीक है, एक साथ हो, तो हम उसको क्या बोलते हैं? रिडॉक्स टाइट्रेशन बोलते हैं, और सॉरी रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। और रिडॉक्स टाइट्रेशन में क्या होगा? सेम वही होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड जब रिड्यूसिंग एजेंट का रिएक्शन होगा। इसका मतलब यदि टाइट्रेंट और एनालाइड जो हम लोग ले रहे हैं, तो एक एनालाइड क्या होगा? या तो रिड्यूसिंग एजेंट होगा और दूसरा क्या होगा? मान लो ये हमारा टाइट्रेंट है, ये हमारा एनालाइट है। यदि हमारा ये ऑक्सीडाइजिंग है तो ये हमारा हमेशा क्या होगा? रिड्यूसिंग होगा। यदि ये हमारा रिड्यूसिंग है तो ये हमारा क्या होगा? ऑक्सीडाइजिंग होगा, वाइस वर्सा। ठीक है, तभी तो हमारा रिडॉक्स टाइट्रेशन को फॉलो करेगा। इसका प्रिंसिपल किस पे बेस्ड है? रिडॉक्स टाइट्रेशन पे बेस्ड है। देखेंगे इन रिडॉक्स टाइट्रेशन स्ट्रेंथ ऑफ एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज एस्टिमेटेड बाय टाइट्रेटिंग इट विद रिड्यूसिंग एजेंट एंड वाइस वर्सा। यदि हमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का स्ट्रेंथ पता करना रहेगा, एस्टिमेशन करना रहेगा, तो देन हम लोग क्या लेंगे? उसके अगेंस्ट में रिड्यूसिंग एजेंट को लेंगे। ठीक है, पोटाशियम परमैंगनेट एक्ट एज एन स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यदि हम किसका करें? पोटाशियम परमैंगनेट का कर रहे हैं, और हमें पता है पोटाशियम परमैंगनेट क्या है? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है, इन एसिडिक मीडियम इट रिएक्ट्स विथ रिड्यूसिंग एजेंट लाइक ऑक्जेलिक एसिड या मोहर सॉल्ट, फेरस अमोनियम सल्फेट। तो हम लोग देखें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमारा है कौन सा? पोटाशियम परमैंगनेट। तो उसके अगेंस्ट में हम क्या लेंगे? रिड्यूसिंग एजेंट लेंगे। ठीक है, तो रिड्यूसिंग एजेंट में हमने क्या लिया? ऑक्जेलिक एसिड, क्योंकि ऑक्जेलिक एसिड हमने लास्ट क्लास में ही पढ़ा है कि ऑक्जेलिक एसिड क्या था? वो प्राइमरी स्टैंडर्ड का था, है ना, उसका स्ट्रेंथ पता था। और हम लोग स्टैंडर्डाइजेशन में क्या करते हैं? किसी भी अननोन कंसंट्रेशन वाले को हम लोग नोन वाले से पता करते हैं। ठीक है, उससे रिएक्ट करवा के, ये हमारा हो गया। एंड नोन स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्जेलिक एसिड इज टाइट्रेटेड डायरेक्टली विद पोटाशियम परमैंगनेट। अब क्या करेंगे हम लोग? नोन स्ट्रेंथ का जो ऑक्जेलिक एसिड था उसको हम लोग किसे टाइट्रेट कराएंगे? पोटाशियम परमैंगनेट से। पोटाशियम परमैंगनेट जो यहाँ पे हमारा अननोन स्ट्रेंथ वाला है, और हमेशा हम लोग अननोन को नोन से रिएक्ट करवाते हैं। ठीक है, end point can be detected with the appearance of permanent pink color. पोटाशियम परमैंगनेट एक्ट एज ए सेल्फ इंडिकेटर। अब देखो जितना भी हम लोग यूज करते हैं, टाइट्रेशन हो गया, स्टैंडर्डाइजेशन हो गया, तो हम लोग कुछ ना कुछ में क्या करते हैं? ऐड करते हैं, इंडिकेटर यूज करते हैं, एक्सटर्नल इंडिकेटर हम लोग यूज करते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या होगा? इंडिकेटर यूज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये सेल्फ इंडिकेटर है। और इंडिकेटर हम लोग क्यों यूज करते हैं? कलर चेंज होगा,
ठीक है, जिस टाइम कलर चेंज होता है उस टाइम हम लोग वॉल्यूम को नोट करते हैं, इनिशियल वॉल्यूम एंड फाइनल वॉल्यूम जो हमारा आता है, फाइनल वॉल्यूम कब होगा, जब वो कलर चेंज होगा। एंड पॉइंट डिटेक्ट हो जाएगा उस टाइम पे हमारा। इंडिकेटर में यूज करते हैं बेसिकली एंड पॉइंट डिटेक्ट करने के लिए, और एंड पॉइंट कब होगा हमारा, जब हमारा कलर चेंज हो रहा है, और उस टाइम हम लोग क्या करेंगे, वॉल्यूम को नोट डाउन करते हैं। ठीक, रिएक्शन इन्वॉल्व इन दिस टाइट्रेशन इज एज फॉलो। अब देखो हमारा रिएक्शन है, पोटेशियम परमैंगनेट, इसका 2 मोल लगा है पोटेशियम परमैंगनेट का, एंड 5 मोल ऑफ ऑक्जेलिक एसिड है। ठीक है, और इधर में सल्फ्यूरिक एसिड है, देन हमारा क्या होगा, पोटेशियम सल्फेट, मैग्नीज सल्फेट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड बना है। ये वाला याद रखना रिएक्शन, ये हमें अभी इसके बाद पहले हम लोग नॉर्मल प्रिपरेशन करेंगे, देन हम लोग मोलर करेंगे, तो मोलर में भी ये रिएक्शन आएगा। वहाँ पे यूज होता है कि हम लोग कितना मोल, जब हम लोग कैलकुलेशन करते हैं तो उसमें देखते हैं कितना मोल ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट रिएक्ट किया है ऑक्जेलिक एसिड के कितने मोल से, क्योंकि हमने ये चीज इक्विवेलेंस पॉइंट कब कर लाता है, जब एनालाइट का मोल्स एंड टाइटेंट का मोल्स जब इक्वल होता है, और यहाँ पे तो दोनों का अलग अलग, इसका मतलब 2 मोल इसका जाएगा तो 5 मोल ऑक्जेलिक एसिड का चाहिए। ठीक है, इसलिए ये फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं। ऐसा नहीं कि 1 मोल पोटेशियम परमैंगनेट का है तो 1 मोल ऑक्जेलिक एसिड का भी रिएक्ट करके हमारा वो कंप्लीट हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। यहाँ पे क्या था, 2 मोल यदि हम पोटेशियम परमैंगनेट का दे रहे हैं तो 5 मोल किसका चाहिए, ऑक्जेलिक एसिड का चाहिए। ठीक है, अब है प्रिपरेशन ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन 0.1 नॉर्मल। अब हमने भी देखा था कितना हमने कैलकुलेट करके निकाला था, 3.2 ग्राम निकाला था अप्रोक्स। ठीक है, 3.16 होता है, इसको हम लोग 3.2 ग्राम ले लेते हैं। ठीक है, तो हमने देखा वे एक्यूरेटली अबाउट 3.2 ग्राम ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट। कितना लिया, हमें 1000 ml में बनाना है। ठीक है, तो हमने कितना वे किया, 3.2 ग्राम पोटेशियम परमैंगनेट को लिया, डिजोल्व किया 1000 ml ऑफ डिस्टिल वाटर में। ठीक है, देन हीट ऑन वाटर बाथ फॉर 1 आवर, और 1 घंटे के लिए वाटर बाथ में इसको छोड़ दिया हमने। ठीक है, अलाउ टू स्टैंड फॉर 2 डेज एंड फिल्टर। उसके बाद हमने क्या किया, जब हमारा 1 घंटे के लिए हीट हो गया, देन उसको हमने क्या किया, 2 घंटे के लिए 2 दिन के लिए रूम टेम्परेचर पे छोड़ दिया उसको। फिर हमने इसको क्या किया, फिल्टर किया। ठीक है, इट थ्रू अ फनल कंटेनिंग अ प्लग और ग्लास वूल। उसके बाद हमने क्या किया, जो हमने फिल्टर करके रख लिया उसमें हम लोग कॉटन प्लग से या फिर इसको कवर करके हमने उसको स्टोर कर लिया। ठीक, अब नोट, स्टोर द प्रिपेयर्ड सॉल्यूशन इन डार्क कलर बॉटल प्रोटेक्टेड फ्रॉम लाइट। और इसको हम लोग हमेशा डार्क कलर के बॉटल में ही रखेंगे। यदि पोटेशियम परमैंगनेट का सॉल्यूशन बना के हम लोग रख रहे हैं तो हमेशा किस में रखना पड़ेगा, हमें डार्क कलर के बॉटल में। और ये तो हमारा इसका प्रिपरेशन हो गया। अब इसका हमें क्या करना पड़ेगा, स्टैंडर्डाइजेशन करना पड़ेगा। अब देखो टाइट्रेशन का असेंबली कैसे लगता है। ठीक है, ये हमारा क्यूरेट हो गया। क्या हो गया हमारा, ये क्यूरेट है। ये हमारा क्या है, कॉनिकल फ्लास्क है। ठीक है, तो इसमें हम लोग यदि हमें स्टैंडर्डाइजेशन करना पड़ेगा, मान लो पोटेशियम परमैंगनेट का, तो हम लोग इसमें क्या फिल करेंगे, MnO4 पोटेशियम परमैंगनेट को इसमें फिल किया हमने। ठीक, और यहाँ पे हम लोग क्या रखते हैं, ऑक्जेलिक एसिड रखते हैं। ठीक है, ये पोटेशियम परमैंगनेट हो गया, ये हमारा ऑक्जेलिक एसिड हो गया। ठीक, तो उसके बाद हमने क्या किया, इसको ओपन किया। ये यहाँ पे पिंक कलर का दिख रहा है पर ये डार्क ब्लू होता है। ठीक है, इसको फिर हमने क्या किया, टाइट्रेट किया दोनों को। पहले कलर आ रहा था, फिर डिसअपेयर हो जा रहा है। ठीक है, उसके बाद एक ऐसा टाइम आएगा जब इसका कलर परसिस्ट हो जाएगा, 30 सेकेंड से ज्यादा रहने लगेगा, मतलब स्टे रहेगा। देन क्या होगा हमारा इन पॉइंट। अब हम देखेंगे यहाँ का जो कितना यहाँ से फिल था, मान लो यहाँ तक हमारा फिल था, इस टाइम का मान लो 0 है हमारा। ठीक है, और यहाँ तक आने में कितना वॉल्यूम लगा, मान लो ये 18, 19, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे जितना आएगा, मान लो 18 पे आया तो इस वाले वॉल्यूम को हम लोग क्या करेंगे, नोट कर लेंगे। ठीक है, ये वॉल्यूम में हमें ये पता करना है कि कितना ये वॉल्यूम ऐड हुआ है पोटेशियम परमैंगनेट का, जो हमारा ये कलर आ रहा है, इंड पॉइंट आ रहा है, तो हम लोग नोट कर लेंगे। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट 0.1 नॉर्मल। सबसे पहले क्या करना है, क्लीन एंड ड्राई ऑल ग्लासवेयर एज पर स्टैंडर्ड लेबोरेटरी प्रोसीजर। तभी ग्लासवेयर रहेगा, हमें उसको क्या करना पड़ेगा, क्लीन करना पड़ेगा और उसको ड्राई करना पड़ेगा। ठीक है, तभी हमारा रिजल्ट सही से आएगा, प्रिसाइज रिजल्ट आएगा, तो कोई भी कंटामिनेशन नहीं होना चाहिए। इसके लिए सबसे पहले क्या करना है, हमें जो भी ग्लासवेयर यूज होगा स्टैंडर्डाइजेशन टाइट्रेशन में, तो हम उसको क्या करेंगे, क्लीन करेंगे एंड ड्राई करेंगे। दूसरा है टेक 500
ml ऑफ अननोन स्टॉक सॉल्यूशन ऑफ पोटासियम परमैंगनेट इन अ क्लीन एंड ड्राई बीकर। अब दूसरा है हमारा जो पोटासियम परमैंगनेट सॉल्यूशन हमने 1000 ml का बनाया है, 500 ml में क्या करेंगे निकालेंगे, क्योंकि अननोन सॉल्यूशन है वो जो हमने स्टॉक में रखा है ना, उसी को लेना है, ठीक है, उसको निकालना। और क्या करना है, फिर से हमें उसको पहले बीकर में निकाल के रख लेना। पहले हम उसका हम ब्यूरेट को लेंगे, क्योंकि ब्यूरेट का इन्वॉल्वमेंट था, हमने देखा था यदि टाइट्रेशन करना पड़ेगा तो ब्यूरेट का इन्वॉल्वमेंट होगा ही होगा, विदाउट ब्यूरेट पॉसिबल नहीं है टाइट्रेशन। तो हम लोग ब्यूरेट को पहले रिंस करेंगे, डिस्टिल वाटर से रिंस करेंगे, ठीक है। जब हमारा डिस्टिल वाटर से रिंस हो जाएगा तो हम लोग क्या फिल करेंगे उसमें, स्टॉक सॉल्यूशन करेंगे, है ना। रिंस द ब्यूरेट विथ डिस्टिल वाटर, देन प्री रिंस इट विथ अ पोर्शन ऑफ द पोटासियम परमैंगनेट सॉल्यूशन बिफोर यू फिल अप फॉर द टाइट्रेशन। अब यदि हमें टाइट्रेशन के लिए पोटासियम परमैंगनेट को फिल करना है, उससे पहले हमें जो पोटासियम परमैंगनेट से क्या करना है, उसको रिंस करना है, डाल के उसको एक्सेस पे घुमाना, कि जितना भी इसका लेयर है ना, होलो रहता है हमारा ब्यूरेट, तो उसके चारों साइड का लेयर बनना चाहिए, किसका, पोटासियम परमैंगनेट का, ठीक है। Pre-rinse is necessary to ensure that all of the solution in the burette is the desired solution। अब इसलिए हम लोग करते हैं क्योंकि अब हमें ये कंफर्मेशन हो गया कि जो हमारा ब्यूरेट है उसमें जो है डिजायर्ड सॉल्यूशन नहीं, मतलब पोटासियम परमैंगनेट ही है, उसके जगह पे दूसरा सॉल्यूशन हमने ऐड नहीं किया या फिर कोई भी कंटामिनेशन नहीं है, इसलिए हम लोग उसको ऐड करते हैं, फिर रिंस करते हैं, ठीक है। नॉन डाइल्यूटेड contaminated solution, to do this add about 10 ml of potassium permanganate solution in the clean burette, carefully turn the burette on its side so liquid slowly runs the top, rotate the burette on its axis during the time and make sure the solution weight the sides all the way। मतलब इसका कहने की ये कि यदि हम इसमें डाल रहे हैं तो मतलब इस तरह से हमें केयरफुली यानी कि रोटेट करते करते इसको छोड़ दिए, है ना, तोड़ के आ गए, ऐसा नहीं करना, आराम से इसमें डालना है, उसको रोटेट करना है पूरा, और टॉप से लेके बॉटम तक पूरा उसी के पोटासियम परमैंगनेट का ही लेयर होना चाहिए, ठीक है। देन अब इसका मेरा काम खत्म हो गया ब्यूरेट का। अब हमारा है टेक 20 ml ऑफ प्रिपेयर्ड ऑक्जेलिक एसिड सॉल्यूशन इन कॉनिकल फ्लास्क। ये तो हमारा ब्यूरेट था, ये हमारा ब्यूरेट था ना, और नीचे हमारा क्या था, कॉनिकल फ्लास्क था। अब इसका काम तो इसको हमने क्या किया, वो इसमें रिंस कर लिया, ठीक है। पोटासियम पहले तो हमने डिस्टिल वाटर से किया, हमने पोटासियम परमैंगनेट से किया, उसके इसमें क्या किया हमने, कॉनिकल फ्लास्क में ऑक्जेलिक एसिड को लिया। अब देखो ये हमारा 20 ml लिया है, कितना लिया है, 20 ml, तो हमारा नॉन सॉल्यूशन है, ठीक है, उसका हमने कितना लिया है, 20 ml, ये वॉल्यूम याद रखना है, ठीक है, नॉन वाले का, क्योंकि N1 V1 से हम लोग निकालेंगे तो V1 हमारा क्या होना चाहिए, नॉन वाला होना चाहिए। तो नॉन कितना है, 20 ml हमने लिया है ऑक्जेलिक एसिड का, तो 20 ml ऑफ प्रिपेयर्ड ऑक्जेलिक एसिड सॉल्यूशन इन अ कॉनिकल फ्लास्क, इसमें हम लोग कितना डालेंगे, 20 ml डाल देंगे ऑक्जेलिक एसिड, ठीक है। एड 5 ml ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, इसमें हम लोग क्या ऐड करेंगे, 5 ml H2SO4 यूज करेंगे, सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक। वार्म द मिक्सचर टू अबाउट 70 डिग्री सेल्सियस। अब क्या करना है, 70 डिग्री सेल्सियस पे मिक्सचर को वार्म करना है, जो इसमें हमने फिल किया है दोनों को, ऑक्जेलिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड को, दोनों को क्या करना है, हीट करना है, वार्म करना है। तो बहुत ज़्यादा 100 डिग्री पे क्या होता है, बॉयल होता है, तो हमको उससे ब्लो करना है, बस हल्का गर्म करना है, ठीक है, सॉल्यूशन को। देन फिल द ब्यूरेट विथ पोटासियम परमैंगनेट सॉल्यूशन। अब हम लोग को क्या करना है, इस जो ब्यूरेट हमने स्टैंड पे लगा रखा था इसको फिल करना है, ठीक है। इससे फिल करना है, पोटासियम परमैंगनेट से KMnO4 से करना है, क्योंकि उसी का तो स्टैंडर्डाइजेशन करना है, ठीक है। स्टार्ट द टाइट्रेशन विद द पोटासियम परमैंगनेट सॉल्यूशन अंटिल रीच द इंड पॉइंट। तब तक हम टाइट्रेशन करें जब तक हमारा इंड पॉइंट नहीं आ जाए। इंड पॉइंट तब आएगा जब हमारा कलर चेंज होने लगेगा, ये ट्रांसपेरेंट कलर का दिखेगा ऑक्जेलिक एसिड, और ये कैसा दिखता है, पर्पल कलर का दिखता है, लेकिन इसमें जाने के बाद कैसा कलर चेंज होगा, ये पिंक कलर का चेंज होगा, ठीक है। The approach the end point is suggested by the temporary appearance of pink color that fade when the solution is filled up to 10 सेकेंड। अब क्या होगा कि एक बार जैसे ही स्टार्ट होगा टाइट्रेशन तो पहले कलर मतलब पोटासियम परमैंगनेट जब हमारे ऑक्जेलिक एसिड सॉल्यूशन में आएगा तो क्या होगा, कलर आ रहा है, फेड हो रहा है, कलर आ रहा है, फेड हो रहा है, हट रहा है। तो एक टाइम ऐसा आएगा कि देखेंगे कि अब किस टाइम पे जो है वो हट नहीं रहा है, कलर खत्म नहीं हो रहा है, अपेयर नहीं हो रहा है, परमानेंट पिंक कलर प्रेजेंट है, ठीक है। और उस टाइम में क्या करेंगे, हम लोग वॉल्यूम को नोट कर लेंगे, अभी हमने दिखाया था ना इसमें। अब यहाँ पे देखेंगे कलर चेंज हो रहा है हमारा, तो किस टाइम पे हो रहा है, मान लो ये जहाँ पे 18 इसको हमने मान लिया या 20 मान लेंगे, तो देख लेंगे कि यहाँ पे आने के बाद क्या कलर चेंज हो रहा है, जितना पे हो रहा है यहाँ पे रीडिंग दिया लिखा रहता है इधर, ठीक है, उसको हम लोग क्या करेंगे, डाउन कर लेंगे।
रिपीट द टाइट्रेशन 3 times टू गेट ए प्रिसाइज रीडिंग। और सबसे इसके पहले क्या करना है, हमें रिकॉर्ड कर लेना रीडिंग को, उसके बाद करना सेम प्रोसीजर को 3 बार फॉलो करना है, 3 बार करना, ताकि हमें क्या हो, रिजल्ट प्रिसाइज है, एक्यूरेट रिजल्ट है। ठीक है, इसलिए हम लोग 3 बार करते हैं। टेक मीन ऑफ देम एंड कैलकुलेट द नॉर्मेलिटी ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका मीन निकाल के इसको क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, अब कैलकुलेट कैसे करेंगे, हम कैलकुलेशन देखें। अब हमारा क्या ये कैलकुलेशन है, फॉर्मूला कौन सा यूज होगा, N1V1 इक्वल्स टू N2V2। N1 इंस्टेंट पर क्या, नॉर्मेलिटी ऑफ नॉन सॉल्यूशन। नॉन सॉल्यूशन हमारा क्या है, ऑक्जेलिक एसिड है ना, क्योंकि पोटेशियम परमैंगनेट का तो हमें पता करना है। यहाँ पे ऑक्जेलिक एसिड क्या हो गया, नॉन वाला, और हमने वो भी कितना वाला लिया है, 0.1 नॉर्मल वाला लिया है ऑक्जेलिक एसिड, तो इसका तो पता चल गया हमें 0.1 नॉर्मल। ठीक, V1 क्या होगा हमारा, वॉल्यूम ऑफ नॉन सॉल्यूशन। ऑक्जेलिक एसिड का कितना वॉल्यूम लिया हमने, 20 ml। N2 नॉर्मलिटी ऑफ अननोन सॉल्यूशन, का नॉर्मलिटी हमें पता नहीं है वाले का। ठीक है, और V2 का हमें यहाँ से निकल जाएगा, वॉल्यूम ऑफ अननोन सॉल्यूशन। ठीक है, नॉर्मलिटी ऑफ KMnO4। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि पहला बार हमने जो किया जो है कि V1 जो इसे टेबल बनाना है। ठीक है, तो V1 जो हमने लिया तीनों में 20 ml ही ऑक्जेलिक एसिड हमने लिया था। ठीक है, तो तीनों में सेम लिखाएगा, V1 जो 20 लिखा जाएगा। ठीक है, दूसरा हमने क्या देखा, इनिशियल और फाइनल। इनिशियल में हमने क्या देखा था, इस टाइम 0 पे कर दिया था हमने, रेट को फिल करके, मान लो ये हमारा व्यू रेट है, तो ये यहाँ पे 0 से स्टार्ट हुआ है। ठीक है, 0 से नीचे डाउन होते गया है, तो यहाँ पे देखा यहाँ तक हमने फिल करके रखा था, यहाँ पे इसका 0 था, फिर यहाँ पे 1 2 स्टार्ट हुआ। ठीक है, तो इस टाइम क्या था, इनिशियल वॉल्यूम इसका 0 था, फाइनल कितना था 19.5 पे, जब ये पहुंचा 19.5 पे, तो क्या हो गया, कलर चेंज हो गया था। ठीक है, फर्स्ट टाइम में हम 19.5 पे हुआ। अब क्या था, इनिशियल माइनस फाइनल वॉल्यूम, 0 में इसको माइनस करेंगे तो इतना ही आएगा। ठीक है, तो कितना आ गया हमारा इसका, ये एक बार हमने किया, फिर इसमें दोबारा किया, फिर हमने तीसरा किया, तीनों करने बाद कितना आ रहा है हमारा 19 तीनों को एवरेज निकाल लेंगे तीनों का। ठीक है, तो V2 हमारा कितना आ गया, 98.3 आ गया। तो इस अब N1 V1 पे हम लोग पुट नहीं कर लेंगे, N1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 0.1, V1 इक्वल टू 20 हो जाएगा, N2 इक्वल्स टू ये मार्क करना है, और V2 हमें यहां से निकल गया ना यहां से V2। तो अब हम लोग देखेंगे, हमें पोटेशियम परमैंगनेट का स्ट्रेंथ पता करना था। ठीक है, N2 इक्वल्स टू हो जाएगा, और जो हमने बनाया वो 0.1, उसका स्ट्रेंथ कितना है ये पता करने के लिए हमने क्या किया, कैलकुलेशन। तो अब N2 निकालने क्या होगा, 0.1 N1 का हो गया ऑक्जेलिक एसिड का, और 20 किसका हो गया, ऑक्जेलिक एसिड का वॉल्यूम हो गया, और V2 वाले का, अननोन वाले का हो गया। तो इसे लिखेंगे ना, N2 इक्वल्स टू N1 V1 बाय V2। ठीक है, तो N2 हमारा इक्वल्स टू हो जाएगा 0.1, सॉरी V1 कितना 20 था ना हमारा, 20, V2 0.3, सिंप्लीफाई कर लेंगे तो हमारा निकल जाएगा। अब हम लोग देखेंगे मोलर वाले के लिए, तो हमारा किसका था, नॉर्मल का था। प्रिपरेशन ऑफ 0.1 मोलर पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन, सेम हम लोग इसी तरह से करेंगे, ये हमने ऑलरेडी निकाल लिया है, अभी साथ निकाला था नॉर्मल के साथ साथ मोलर वाले का भी। तो यदि हमें प्रिपेयर करना पड़ेगा पोटेशियम परमैंगनेट का, तो 15.8 ग्राम को डिजोल्व करना पड़ेगा 1000 ml सॉल्यूशन में, 1000 ml डिस्टिल्ड वाटर में। ठीक है, जो प्रोसीजर होगा प्रिपरेशन वाले का, वे एक्यूरेटली अबाउट 15.8 ग्राम ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4 लेंगे। ठीक है, 15.8 ग्राम को हम लोग 1000 ml में डिजोल्व करेंगे। ठीक, डिजोल्व इट इन अ स्मॉल अमाउंट ऑफ वार्म डिस्टिल्ड वाटर, और जैसे हमने इसे किस में करना है, डिजोल्व वार्म डिस्टिल्ड वाटर में करना है। ट्रांसफर द सॉल्यूशन इनटू 100 ml वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क, वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में इसको हम लोग करते ताकि हम वॉल्यूम मेकअप कर सके। ठीक है, cool to room temperature and make up the volume of the mark the distilled water, level the solution as approx 0.1 KMnO4। ये हमें जो मिला है हमने सही बनाया है कि नहीं, यही तो हमें देखते हैं नॉर्मलिटी हमारा सही आ रहा है कि नहीं।
ठीक है, क्योंकि तुम्हें पता करना रहता है इसमें। नोट केमेनोफोर इज नॉट अ प्राइमरी स्टैंडर्ड सो इट मस्ट बी स्टैंडर्डाइज बिफोर यूज। ये क्या होता है, प्राइमरी स्टैंडर्ड का नहीं है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, यूज करने से पहले एक बार हम लोग चेक कर लेते हैं सच में जितना हम बोला गया उतना है या नहीं। ठीक है, क्रॉस चेक स्टैंडर्डाइज कर लेते हैं उसको। ठीक है, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ 0.1 मोलर केमेनोफोर सॉल्यूशन। अब कैसे करेंगे, इसका प्रिंसिपल जो है ऑलरेडी हमने देखा, अभी जो नॉर्मल में था वो इसमें भी आएगा। केमेनोफोर इज स्टैंडर्डाइज्ड यूजिंग ऑक्जेलिक एसिड इन एसिडिक मीडियम। स्टेसोफोर द रिएक्शन इज अ रिडॉक्स रिएक्शन। और इसका प्रिंसिपल क्या होता है, जो क्योंकि हमारा पोटेशियम परमानेंट क्या है, ऑक्जेलिक पोटेशियम परमानेंट जो है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, उसके अगेंस्ट में हम लोग रिड्यूसिंग एजेंट को लेंगे। तो एज यूजुअल नॉर्मलिटी की तरह इसमें भी ऑक्जेलिक एसिड को हम लोग लेंगे। ठीक, इसके साथ ऑक्जेलिक एसिड के साथ क्या करेंगे, स्टैंडर्डाइज करेंगे केमेनोफोर को। ठीक है, इसमें एसिडिक मीडियम में हमने स्टेसोफोर लिया, सल्फ्यूरिक एसिड किया था, ऐड किया था। द रिएक्शन इज अ रिडॉक्स रिएक्शन। और रिएक्शन क्या कराएगा, रिडॉक्स कराएगा, क्योंकि इसमें ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों का इन्वॉल्वमेंट है, दोनों का रिएक्शन हो रहा है, ऑक्सीडेशन वाला केमेनोफोर एंड रिड्यूसिंग वाला ऑक्जेलिक एसिड। ठीक है, बैलेंस रिडॉक्स रिएक्शन नोट रिएक्शन ऑलरेडी एबव मेंशन एबव स्लाइड। हमने ऑलरेडी देखा था ना, बैलेंस क्या था, जो कितना लिया था हमने, 2 मोल ऑफ केमेनोफोर को 5 मोल ऑफ ऑक्जेलिक एसिड लिया था हमने, है ना। उसके बाद हम लोग देखेंगे टाइट्रेशन प्रोसीजर फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। एपरेटस में क्या क्या यूज होता है, ब्यूरेट यूज होगा कि हम लोग केमेनोफोर को ब्यूरेट में रखेंगे। कॉनिकल फ्लास्क का यूज होगा, पिपेट का यूज, पिपेट का हम लोग लेते हैं ताकि पिपेट आउट करने के लिए कि 20 ml हमें निकालना है तो डायरेक्ट हम लोग पिपेट से एक्यूरेट आता है। ठीक है, इसे यूज तो हम लोग मेजरिंग सिलेंडर भी कर सकते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पे क्या लेंगे, पिपेट का यूज करेंगे जो एक्यूरेट 20 ml ही तक करेगा। ठीक है, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड लेंगे, कितना 1:1 रेशियो में लेंगे 10 ml। अब जो स्टेप है, पिपेट 20 ml ऑफ 0.1 मोलर ऑक्जेलिक एसिड इनटू अ कॉनिकल फ्लास्क। और हमेशा हम लोग क्या करते हैं, ब्यूरेट के अगेंस्ट में कॉनिकल फ्लास्क रहते हैं टाइट्रेशन करने के लिए। ठीक है, 20 ml ऑफ 0.1 मोलर का ऑक्जेलिक एसिड लेंगे। ठीक है, ऐड करेंगे 10 ml ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, फॉर्म करेंगे सॉल्यूशन को एजुअल जैसे हमने लास्ट में किया था उसके नॉर्मलिटी का, वैसे ही हम इसका प्रिपरेशन करेंगे ऑक्जेलिक एसिड का। ठीक है, टाइट्रेशन करने के लिए। देन टाइट्रेट विथ केमेनोफोर फॉर द ब्यूरेट टिल द परमानेंट पिंकर अपीयर। और तब तक हम इसको टाइट्रेशन करेंगे जब तक हमारा परमानेंट पिंकर नहीं आ जाता। सारा प्रोसेस इसका सेम होगा जैसे हमने अभी किया ना उसमें नॉर्मल वाले में, जस्ट लाइक हियर होगा कि मोलर में भी सेम होगा। ठीक है, फॉर द वॉल्यूम ऑफ केमेनोफोर यूज। अब कितना केमेनोफोर यूज हुआ कलर चेंज करने में, कब इन पॉइंट आया इसको हम नोट करना है। ठीक है, जैसे हमने कैलकुलेशन किया नॉर्मल का वैसे ही मोलर का भी करेंगे। रिपीट द कॉन्कॉर्डेंट रीडिंग, मतलब बार बार जो आ रहा है हमें, एक बार आया, 2 बार आया, 3 बार, 3 बार में कितना रीडिंग आ रहा है लगातार उसको हम लोग नोट डाउन कर ले। अब कैलकुलेशन देखेंगे, मोलिटी ऑफ केमेनोफोर इज कैलकुलेटेड बाय M1V1 से करेंगे, क्योंकि नॉर्मलिटी के लिए N1V1 हमने फॉर्मूला यूज किया था, मोलिटी के लिए क्या यूज करेंगे, M1V1 यूज करेंगे। फिर M1 स्टैंड फॉर मोलिटी ऑफ नॉन सॉल्यूशन 0.1 मोलर होगा ये। ठीक है, अब V1 क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ नॉन सॉल्यूशन, तो हमारा 20 ही था। ठीक, एंड V2 हमारा क्या हो जाएगा, M2 हो गया मोलिटी ऑफ अननोन। अननोन कौन सा, केमेनोफोर वाला ले लेंगे यहाँ से। ठीक है, और V2 क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ अननोन। वॉल्यूम ऑफ अननोन का हम लोग निकाल लेंगे, जैसे हमने उसमें निकाला 19.3 निकाला था रीडिंग लेके। इसमें भी देख लेंगे कितना पे जो कलर चेंज हो रहा है मोलर वाले में, वो वॉल्यूम लोग लिख देंगे। और हम उसके बाद हम लोग इक्वेशन जो हमारा था कितना 2 मोल ऑफ केमेनोफोर 5 मोल ऑफ ऑक्जेलिक एसिड को सेट करने में यूज हो रहा था, तो हम लोग देखेंगे इसके आगे में 5 लिख देंगे M1V1 के आगे, क्योंकि ये हमारा किसका था, ऑक्जेलिक एसिड का है ना, ये किसका है, केमेनोफोर का। तो हमने देखा कि 5 मोल ऑक्जेलिक एसिड 2 मोल ऑफ केमेनोफोर को रिएक्ट हो रहा है। ठीक है, यदि 5 मोल हम ऑक्जेलिक एसिड ले रहे हैं और 2 मोल केमेनोफोर करें तो वो बराबर हो रहा है। जैसे कि हमने बताया हुआ है कि यदि हमें इक्विवेलेंस पॉइंट चाहिए टाइट्रेशन में, इक्विवेलेंस पॉइंट हमें चाहिए तो कितना होता है, नंबर ऑफ मोल ऑफ टाइट्रेंट इक्वल्स टू द नंबर ऑफ मोल ऑफ एनालाइट। इस पोजीशन पे इक्वल होगा वो क्या कहलाएगा, हमारा इक्विवेलेंस पॉइंट होगा। आफ्टर द इक्विवेलेंस पॉइंट हमारा इंड पॉइंट आता है। ठीक है, तो इंड पॉइंट तभी आएगा जब हमारा मोल दोनों का इक्वल हो जाएगा। मान लो केमेनोफोर का मोल एंड ऑक्जेलिक एसिड का मोल जिस प्लेस पे इक्वल होगा तब हमारा क्या आएगा, इंड पॉइंट आएगा। तो अब यहाँ पे हमने देखा कि 5 मोल यदि हम ऑक्जेलिक एसिड का देंगे, 2 मोल ऑफ केमेनोफोर का देंगे, देन क्या हो रहा है, इक्वल हो रहा है। ठीक है, इसे हम लोग कैलकुलेशन में यूज करते हैं। यदि इसके आगे हम लोग क्या लिख देंगे, 5 लिख देंगे, इसके आगे 2 लिख देंगे अननोन वाले के आगे, तो इसको हम लोग नहीं करते 5
M1V1 इक्वल्स टू 2 M2V2। अब हमें किसका निकालना है? M2 का निकालना है ना, कि M2 वाला क्या अननोन वाला है, तो हम इसको इधर लेके चले जाएंगे। ठीक है, तो हमारे M2 इक्वल्स टू 5 मल्टीप्लाई M1V1 डिवाइड बाई 2। ठीक है, ये था आपका पोटेशियम परमैंगनेट।